Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a revision lecture for geometrical optics for IIT students. So in last lecture we started the revision of geometrical optics, and I hope you got the idea. We talked about the reflection from plane mirror and different cases, and then spherical mirror we were talking about. तो spherical mirrors में अपन ने देखा था like different cases, magnification, position of image, object, mirror formula, वो सब कैसे यूज़ करना होता है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है. That's all we discussed actually. Let's continue here with, in this lecture also with the same topic. So यहाँ पे जो एक और केस बच जाता है basically, that is the velocity of image in case of spherical mirrors. So velocity of image. तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको कुछ वेलोसिटी दे दी जाती है. लेट्स से दिस इज वन मिरर and here its object, its position is given as let's say u, and now it's moving in this direction. तो इमेज है, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बनेगी. वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इमेज की वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं बेसिकली कि एक तो वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो वन केस व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस सिचुएशन में देखो होता क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये यू चेंज होता रहता है तो कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि लाइक फिर कौन सा यू अपन लेंगे. ठीक है ना. तो पहली बात तो यहाँ पे अपने पास सिंपल सा रिलेशन ये रहता है 1/v + 1/u = 1/f. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब लाइक लिख सकते हैं u दैट इज इक्वल टू du/dt, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू vi is equal to dv/dt. ठीक है ना. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो इसको क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड देन वी आर गेटिंग इट -1/v² into dv/dt with respect to time -1/u² into du/dt, and differentiation of f because it's constant, so that will be equal to 0. तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस implies वेलोसिटी ऑफ इमेज I mean dv/dt is equal to -v²/u² multiplied by this is du/dt. ठीक है ना. और यहाँ पे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड कैन बी माइनस ऑल्सो. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ इमेज. एंड रिमेंबर यहाँ पे यू वी सब मेजर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मतलब पोल से. सो दीज आर ऑल आर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. सो दिस इज द रिलेशन. अब यहाँ पे एक चीज़ जो कंफ्यूज कभी कभी बच्चों कर देती है बच्चों को, वो ये है कि यहाँ पे जो एम.टी है ना, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एम.टी इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्योंकि u एंड v कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो क्वेश्चन में हमेशा एक इंस्टेंट की बात की जाती है कि जब u इतना है यहाँ पर, उस टाइम पर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई. सो मीन्स यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद u एंड v. मतलब कि ये क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज तो हो रहा है, डेफिनेटली दैट्स ट्रू, बट जो आपको चीज़ें पूछी जाती हैं वो एक मूवमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए ही पूछी जाती हैं. तो उस सिचुएशन में कोई कन्फ्यूजन बचता नहीं, क्योंकि उस मूवमेंट के लिए u फिक्स होगा तो करस्पॉन्डिंग v भी फिक्स होगा, एंड देन करस्पॉन्डिंगली यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट to mirror, and that is equal to minus of transverse magnification square multiplied by velocity of object with respect to mirror. एक नेक्स्ट केस आता है, ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दी गई हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा. तो इसके लिए अपने पास लाइक यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप अपन को पता है HI/HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u. ठीक है ना. एंड दिस इज h, दैट्स ऑल. ठीक है. तो इसको अपन क्या करते हैं, ये मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. तो दिस इज HI इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u टाइम्स h ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो u एंड v विल बी कांस्टेंट, दिस विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी dhi ऑफ इमेज dh/dt is equal to minus of, let me write it directly, transverse magnification multiplied by dh object divided by dt. So this is velocity of image perpendicular to principal axis is equal to minus of transverse magnification multiplied by velocity of object perpendicular to
प्रिंसिपल एक्सिस। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूला हैं और दैट्स ऑल बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट। तो हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली चीज़ें तुम्हें दे दी जाती हैं तो उस मोमेंट में भी क्या करेंगे, तुम्हारा यू और वी चेंज होता रहता है, समझ में आ रही ना चीज़ें। सो देन थिंग्स विल बी कमिंग लाइक कॉम्प्लेक्स। तो उस सिचुएशन में आपको डिपेंड करेगा, वो केस आपको दिया जाता है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज टू आल्सो। मीन्स point is that if these two are not constant then you have to take care of that part also. So these are basic cases जो normally आपको यही पूछे जाते हैं, वो cases मतलब और ज़्यादा कुछ केसेस नहीं पूछे जाते हैं। बट हाँ, अगर आपको पूछा जा रहा है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर ये चीज़ें भी वेरी कर रही है तो उनको हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वेरी करती भी हैं तो उस सिचुएशन में क्या रहता है, हम एक मूवमेंट की बात की जाती है तो मूवमेंट पे हम यू और वी को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मीन्स हियर आई वाज टॉकिंग लाइक कि अगर आपको यू और वी उसके हिसाब से चीज़ें दे दी जाती हैं कि वेरिएबल है टाइम के हिसाब से, तो वहाँ पे आप उसके हिसाब से इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है अकॉर्डिंगली यू कैन यूज़ दैट। Get the transverse magnification, velocity of image with respect to mirror equal to minus of transverse magnification square multiplied by velocity of object with respect to mirror. And this is all about reflection from spherical mirrors. And the next part we are going to talk about is refraction. तो refraction क्या है वो अभी थोड़ा सा बात करते हैं। Okay, so before going for refraction of light, let me clear you the concept with one example. Simple. So let's consider here we have one case. One concave mirror, focal length 15 cm and object is placed at some distance 20 cm at some moment of time, जिस पे हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे, and object has velocity in this direction. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट जाएंगे, cos 37 डिग्री and this will be like 10 sin 37 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 37 डिग्री कितना हो जाता है, this is 4/5, so it will be like 8 मीटर पर सेकेंड and this will be like 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई पैरेलल, ये हो गई परपेंडिकुलर। अब देखो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं मैग्निफिकेशन क्या लिख सकता हूँ, v मतलब लाइक माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल टू बेसिकली f डिवाइडेड बाई दिस इज f माइनस यू, और इनको वैल्यू अपन को मैग्नीट्यूड के साथ सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो -15 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 15 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -15 बाई 5 that is equal to -3. So this is the magnification, transverse magnification m transverse that is coming out to be -3. अब देखो यहाँ पे तो अपन को पता है पैरेलल v पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये कितना आ जाता है बेसिकली -3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप, सो दिस इज 8 लाइट आई कैप, then simplifying it how much we are getting it, basically this is coming out to be 9 minus 72 meter per second I cap, minus 72 I cap meter per second. This is one component. Another component, velocity of image with respect to mirror, that is perpendicular to principal axis. So this is equal to how much, minus of transverse magnification multiplied by velocity of object with respect to mirror, again in perpendicular direction. So this is equal to minus of -3 multiplied by velocity is equal to what, like यहाँ पर बेसिकली अपन v बाई यू तो यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि अपन ने लाइक यहाँ पे पीछे देखा होगा, सो इट कम्स एक्चुअली लाइक माइनस, तो अदरवाइज मेरे को लाइक आई मीन जो अभी अपन रिलेशन में बताता हूँ, दिस इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, दिस वाज v बाई यू मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस। तो इस सिचुएशन में क्या रहता है, एच आई डी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा मैग्निफिकेशन रहता है, तो देन आई शुड राइट माइनस दिस बाय इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन राइट, सो दैट्स ऑल। तो इन दिस सिचुएशन इट विल बी कमिंग बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट्स j cap, this is coming out to be -3 multiplied by this is 6 into j cap, that is equal to -18 j cap meter per second. तो नेट वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror is equal to -72 I cap and -18 j cap this meter per second.
सो दिस विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा है। लाइक थोड़ा सा ध्यान रखने का है आपको, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने का एक मोमेंट पे, एंड देन यूज द फार्मूला, दैट्स विल बी योर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, एंड लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक सेकेंड, ये चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये अपना रिलेशन है परपेंडिकुलर में, ये यहाँ पे माइनस नहीं आता है, दिस इज एम टी, क्योंकि वो माइनस को साइन को उधर एडजस्ट करके एम टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो डायरेक्टली इसको हम पूरा दिस इनटू दिस, तो अब यहाँ पे ये एम टी की वैल्यू माइनस है तो ये आ जाएगा, देन वी विल बी लाइक क्लियर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके, सो नेक्स्ट फेनोमेना ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। तो अब इस फेनोमेना से और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से जो एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं, वो अपन बात करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं, लाइक कहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस आता है, ग्लास स्लैब वगैरह है उनका, तो वो सब चीज़ें अपन इसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात तो मीडियम वन, मीडियम टू, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको समझ में आनी चाहिए, म्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी डिवाइडेड बाय वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और स्पीड को अपन ये लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सो दिस इज लेट्स से लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा मीडियम मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट। So this is also equal to mu is also equal to lambda naught divided by lambda medium. This is equal to c divided by v. ठीक है, ये आ जाता है म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो एयर है उसके लिए हम म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सी वैक्यूम में डेफिनेटली 1 होती ही है, बाकी सभी मीडियम में म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है एयर में और वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, एयर में उसके बराबर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द सिचुएशन। हाँ, लाइक बाकी कोई भी मीडियम लेंगे तो उसमें हमेशा स्पीड ऑफ लाइट उससे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो पेंडिंग क्या होता है कि लाइक व्हेन दिस इज मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 and this is normal to the interface। तो यहाँ पे अगर light, let's say this is the light ray incident in medium 1, तो depending on it will either deviate away from the path, it will move away from the, so this angle is called angle of incidence, this is angle of refraction। तो यहाँ पे ये रहता है if mu2 is greater than उल्टा हो गया, mu1 is greater than mu2, उस सिचुएशन में ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाती है, ठीक है ना। सो इन दिस इम्प्लाइज एक्चुअली हियर थीटा आर और सिंपली इक्वल टू आर विल बी ग्रेटर देन थीटा आई बिकॉज इट विल डेविएट अवे फ्रॉम इन दिस फेनोमेना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all will lie in same plane, and angle of incidence and angle of refraction will not be equal and they will be related by Snell's law। उनका रिलेशन आता है अपने पास Snell's law से, that is equal to mu1 sin I equal to mu2 sin of R, ठीक है ना। ये अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लाइक अगर एक कोई भी कंटेनर है उसमें कुछ पानी भर देते हैं तो उसका जो बॉटम है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और उसी में अगर आपने कॉइन डाल दिया तो वो कॉइन भी एक्चुअल जो डेप्थ होती है उतना नज़र नहीं आता है, मतलब हमें लगता है कि उतना डेप्थ में नहीं है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक एक्चुअल डेप्थ और एक एपरेंट डेप्थ के बीच में काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछ लिए जाते हैं, इसका मतलब इन्फ्लुएंस वगैरह क्या कैसे क्या पड़ता है। तो इसका रिलेशन बहुत सिंपल था, देखो रियल डेप्थ ये हाइट भी हो सकती है और एपरेंट डेप्थ, ये एंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था बेसिकली कि ये एक मान चलते हैं मीडियम mu1 है, ये मीडियम mu2 है, और नॉर्मली लाइक हम चीज़ों को कुछ एंगल से भी देख सकते हैं, बट जो अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल कंसिडर वी आर लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट नॉर्मली, सो नॉर्मल इंसिडेंस इज कंसिडर्ड। तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि एक्चुअली में यहाँ से क्या होता है, रे डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से जो तुम देख रहे हो तो वो रे ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, तो मतलब लाइक ये मीडियम अगर लाइक रेयर है, ये डेंसर है, तो उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो दिस इज योर डेप्थ रियल, ठीक है, एंड ये यहाँ पे दिखाई एक्चुअली में दिखाई देती है, तो दिस इज एपरेंट डेप्थ। तो मैं इसको स्मॉल डी से डी आर और ये स्मॉल डी एपरेंट। तो इनका सिंपल सा देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, जिस मीडियम में है
ठीक है ना, उस मीडियम में जो, क्योंकि यहाँ से तुम देख रहे हो, देखो तो आंख को क्या लगता है बेसिकली सीधी रे मतलब यहाँ से आ रही है, तो मतलब समझो कि जहाँ पे आपको सीधी लगे मतलब वो उस मीडियम में है। गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, लोकेशन अगर देखी जाए तो वो भी तुम्हें इसी मीडियम में आ रही है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये अपरेंट डेप्थ है जो कि इस मीडियम में देखने से हमें दिखाई देती है। समझ में आई चीज़ें? तो वो ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि लाइट सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना, हर मीडियम चेंज करने पर भी, जो कि एक मीडियम में तो ट्रेवल करती ही है, दैट इज नो डाउट, बट मीडियम चेंज हो जाए तब भी हमें लगता है कि नहीं वो तो स्ट्रेट लाइन में ही, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ये यहाँ पे होना चाहिए इसको, और यहाँ हमें फील होता है, बट एक्चुअली में वो यहाँ पर है। तो इनका रिलेशन सिंपल सा ये रहता है कि जिस मीडियम में बैठे हो ना, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 डिवाइडेड बाई उस मीडियम में से तुम्हें कितनी डेप्थ दिखाई देगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे मीडियम ऑब्जर्वर कहाँ पे, तो ये हो जाएगी डी एपेरेंट, और एक्चुअली में कौन से ऑब्जेक्ट में है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 डिवाइड बाई उसमें इसकी डेप्थ रियल है। सो दिस इज द रिलेशन बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसमें चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, मतलब कि लाइक जैसे मान के चलो कि ऑब्जर्वर है ये लेट्स से μ1 एंड μ2, और मैं इसको उल्टा कर देता हूँ बेसिकली, आई मीन यहाँ पे μ2 हो जाता है या फिर यहाँ पे μ1 है, और अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, दिस इज लेट्स से h रियल हाइट, और ये है अपने पास μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से क्या होगा, रे ऐसे जाएगी एंड दिस विल व्हाट, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे रे जा रही है वो ऐसे बेंड हो जाएगी, तो एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, तो ये ऑब्जेक्ट है ये O प्राइम, तो दिस विल बी योर H एपरेंट। तो अब देखो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, इस मीडियम में, ठीक है ना, तो यहाँ से उसको दिखाई दे रहा है, तो अब इस मीडियम में उसको क्या लगेगा कि ये हाइट है, तो इस मीडियम में से देखने पे क्या हो रही है, H एपरेंट। तो अब इसके लिए रिलेशन क्या लिखेंगे, देखो इस मीडियम में कौन ऑब्जर्वर है μ1, उसमें से कितना हाइट अपीयर हो रहा है, H एपरेंट, दूसरे में ऑब्जेक्ट किस में रखा है μ2 में, उसमें कितना है एक्चुअल हाइट, H रियल। तो दिस इज द रिलेशन, बहुत आसानी से आप इनके H एपरेंट, रियल डेप्थ और उन सब में चीज़ों में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये काफ़ी मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें एक वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी आता है, वेट आई विल एक्सप्लेन यू दैट वन आल्सो। तो ये तो हो गया बेसिक सिंपल चीज़ें कि लाइक हाँ इधर उधर चीज़ें। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी लाइक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे उनकी वेलोसिटी वगैरह का इफेक्ट कैसे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका मैं एक प्रॉपर तुम्हें सिस्टमेटिक वे तरीका बताता हूँ। लेट मी इरेज दिस पार्ट, अंडरस्टैंड दैट क्लियरली, आपकी चीज़ें चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह के। लेट मी टेल यू दैट। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल अबाउट दिस वन आल्सो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ही रहते हैं, मान के चलो लेट्स से वाटर बॉडी पॉइंट है, और देयर इज वन फिश हियर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 ले लेते हैं, एंड वन बर्ड इज फ्लाइंग हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो डिस्टेंसेस हैं ये 4/3, लेट से मैंने मान लिया ये 60 सेंटीमीटर है, और ये एक्चुअली लेट से 72 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब इनके जो बर्ड, और ये तो है मतलब एक्चुअली में चीज़ें, अब यहाँ पे जो बर्ड अगर फिश को दिखता है तो उसको कहाँ दिखाई देगी बर्ड, फिश, मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपको पूछा जाता है, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, ठीक है ना। तो अब देखो ये बर्ड के लिए ये जो 72 सेंटीमीटर है वो तो वही रहेगा, बिकॉज ये तो इसी मीडियम में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो चीज़ है वो बदल जाएगी, ठीक है ना। तो बर्ड के लिए हम ये देख लेते हैं कि फिश की एपरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ ये है, एपरेंट डेप्थ निकालते हैं। तो एपरेंट डेप्थ, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसा तरीका, एपरेंट डेप्थ, तो डी एपरेंट, तो इसको क्या कहते हैं, अभी तो फॉर्मूला बताएं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइड बाई डी एपरेंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 डिवाइडेड बाई डी एक्चुअल, दैट इज 60। ये समझ में आई चीज़ है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 बाई डी एपरेंट, दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इंप्लाइज डी एपरेंट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब ये तो बताओ, बर्ड जो फिश को दिख रहा है तो ये डेप्थ एक्चुअली में 60 है, लेकिन उसको यहाँ पे 45 पे दिखाई दे रहा है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। सो डिस्टेंस
ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 72, दैट इज श्योर, एंड डिवाइड बाय प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 7.11 सेंटीमीटर। आई होप इट शुड बी क्लियर। सिमिलरली डिस्टेंस यहाँ पर बोल सकते हैं ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, ठीक है ना। तो बर्ड कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, फिश दिखेगा। तो अब इसमें देखो ऑब्जर्वर क्या हो गया, फिश, वो कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, और ये है रियल डेप्थ कितनी 72। तो अब इसके लिए इसको कितना दिखाई देगा, तो इसको जो दिखाई देगा एच एपरेंट डिवाइड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 डिवाइड बाई एच एपरेंट, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 72। आई होप इट शुड बी क्लियर। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है एच एपरेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 72 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाता है बेसिकली 224 एंड 96 सेंटीमीटर एच एपरेंट। तो अभी जो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी, ये 72 पे है, वो 92 पे दिखा 96 पे दिखा रहा है, और प्लस 60, सो डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो वो कितना हो जाएगा इफेक्टिवली 96 प्लस 60, दैट कम्स आउट टू बी 6.1 सेंटीमीटर। So I hope it should be like clear, that should not have any confusion, and similarly like तो यहाँ पे क्या रहता है, कभी कभी ये बर्ड भी अगर इधर ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, फिश ऊपर नीचे डाइव कर रहा है, तो उस टाइम पे दे हैव वेलोसिटीज आल्सो, और उस केस को अपन कैसे डील करते हैं, लेट मी टेल यू दैट टू आल्सो। ओके, सो देखो इसमें क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मैं एक केस कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे मान के चलते हैं कि कंटेनर एक ताला भी हो सकता है, बट उसको मैं एक कंटेनर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और ये इसका हाइट है, एंड लेट्स से लिक्विड, ठीक है ना, इज फिल्ड अप टू दिस हाइट, और यहाँ पर है एक फिश ही मान लेते हैं अभी, और यहाँ पे एक बर्ड मान लेते हैं, बाकी इट मे बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स एंड फिश मे बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें, तो यहाँ पे एक जो तरीका है वो क्या रहता है, बेसिकली यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं अपन बॉटम पे, और इन सब की पोजीशन लिख लेते हैं। तो लेट्स से y1 लिख लिया, सरफेस की पोजीशन लिख ली मैंने y2, और इसकी पोजीशन में लिख लेता हूँ y3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर फिश चेंज हो, मूव करेगा इधर उधर, तो y1 चेंज होगा, तो मतलब रेट ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश विल बी इक्वल टू व्हाट, इस मीडियम में वो हम लिखेंगे dy1/dt, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन दिस मीडियम विल बी dy3/dt। समझ में आ रही है चीज़ें। अब अपन क्या करते हैं, y1 y2 y3 की टर्म्स में हम लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, फिर उनको क्या करते हैं अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ में आ रही ना चीज़ें। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ फिश मूव कर रहा है ऊपर वेलोसिटी vf से, तो इसके लिए मैं क्या रखूँगा, dy1/dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फिश। ऐसे ही अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो आई विल राइट dy3/dt, तो ये क्या होगा, y डिक्रीजिंग होगा, सो यू विल राइट इट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग, रिमेंबर दैट। इसके अलावा आपको और कोई साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ करना है। हाँ, आप ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वो भी करके चलेंगे, उससे भी आंसर सेम ही आता है, बट आप एक कन्वेंशन फॉलो कर लो, दैट्स गुड एनफ एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये मान लिए, और यहाँ पे ये सरफेस हो सकता है फिक्स भी हो जाए, या फिर यहाँ से टैंक में से पानी खाली हो रहा हो, तो उस हिसाब से डी ये भी चेंज होता रहेगा, सही है ना। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, dy2/dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो अगर इसमें पानी और डाला जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, अगर इसमें से निकाला जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। तो अब आपको पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीका क्या करते हैं, पहले अपन निकालते हैं पोजीशन, ठीक है ना। सो लेट मी राइट फर्स्ट, सो पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब देख कौन रहा है, फिश। तो फिश को क्या देखा, देखो ये जो डिस्टेंस है कितनी है, y2 माइनस y1, ये तो उतनी ही दिखाई देगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, y3 माइनस ये वाली डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू y3 माइनस y2। ये डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए ये क्या है, इसकी एपरेंट मतलब रियल हाइट। तो एपरेंट हाइट क्या हो जाएगी बेसिकली, तो इसके लिए अपन निकालेंगे, देखो मैं इसको h रियल ले लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा म्यू बाई h एपरेंट इज इक्वल टू 1/h रियल, एंड दिस इंप्लाइज h एपरेंट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स h रियल, ठीक है ना। तो अब मैं
जो फिश को, ध्यान से सुनिएगा, फिश को बर्ड कहाँ पे दिखाई देगा, इतना जो डिस्टेंस है वो उतना ही नजर आएगा, ये जो डिस्टेंस है वो म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट इट y2 माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस उतनी ही है, प्लस म्यू टाइम्स y3 माइनस y1, y3 माइनस y2. आई होप इट शुड बी क्लियर. ठीक है, तो अब मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. तो बर्ड की वेलोसिटी फिश को कितनी दिखाई देगी इफेक्टिवली, मतलब, और वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश. ठीक है ना, और विद रिस्पेक्ट टू फिश एक ही मतलब है सबका. तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ एस बर्ड एफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, dy2 by dt minus dy1 by dt plus mu times dy3 by dt minus dy2 by dt. Is that clear? ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाता है. अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, अगर ये यहाँ से खाली हो रहा है, जस्ट वन कंसिडर, इफ टैंक इज emptying at rate, let's say dy2 by dt is equal to minus of v surface, क्योंकि डिक्रीजिंग होगा तो माइनस वी सरफेस हो जाएगा उस सिचुएशन में, और बाकी ये सब चीज़ें सेम है. तो अब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश और विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो वो क्या आ जाएगा, dy2 by dt माइनस v2, dy1 by dt ये ऊपर जा रहा है, सो दैट इज माइनस vf बिकॉज दिस विल बी पॉजिटिव, तो ये माइनस वेलोसिटी प्लस म्यू टू dy3 by dt, dy3 by dt, तो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग. समझ में आ रही है चीज़ें, y3 is decreasing, y3 is decreasing, that's why minus velocity of bird, minus velocity of bird, और माइनस ये क्या है, dy2 by dt, तो ये भी डिक्रीजिंग है, तो माइनस ऑलरेडी एक पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस. ये हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस v2 माइनस vf, और माइन दिस यू कैन टेक प्लस म्यू टाइम्स v सरफेस माइनस v बर्ड. तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा. बाकी जो भी इनके पास फर्दर वैल्यूज आपको देख दी गई हैं उनको फिर से सब्सटीट्यूट कर दो. आई होप इट्स बी क्लियर. ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड और एज ऑब्जर्व बाय बर्ड, बोथ मीन सेम. तो उसके लिए क्या देखो, ये डिस्टेंस उतनी ही दिखाई देगी y3 माइनस y2, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये रियल मतलब रियल है y2 माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस अपेरेंट क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 बाई म्यू. तो अब इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ फिश सीन बाय बर्ड दैट विल बी इक्वल टू y3 माइनस y1 y2 प्लस दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई म्यू, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा. तो उसके हिसाब से हमारे पास ये भी रिलेशन आ जाता है. सो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड दैट इज इक्वल टू, दिस इज v3, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बर्ड और माइनस माइनस प्लस v सरफेस प्लस 1 बाई म्यू dy2 माइनस ऑफ v सरफेस एंड माइनस ऑफ v फिश. तो ये वैल्यूज आप इसमें रख दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डायरेक्टली, तो किसी की वेलोसिटी भी किसी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, किधर होगी, सब ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे तुम्हें आ जाती हैं. इसको बर्ड की पोजीशन एज सीन बाय फिश और वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, इट्स कमिंग आउट टू बी मोस्ट ऑफ द नेगेटिव. इसका मतलब कि फिश जब बर्ड को देख रहा है तो ये उसको अप्रोच करते हुए नजर आ रही है, इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है, मतलब ये इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ से देख रहा है तो ये नीचे की तरफ है. समझ, ऐसी जब ये देखेगा बर्ड फिश को देखेगा तो वो ऊपर, उसको फिश ऊपर जाती हुई नजर आएगी, एंड दिस विल बी लाइक ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो इस तरह से आई थिंक लाइक दैट्स लाइक गुड एनफ, यू शुड बी क्लियर. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. तो मैं यहीं पे थोड़ी सी चीज़ें बदल देता हूँ, है ना, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इनको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर. सो यू शुड बी लाइक फीलिंग मोर क्लियर अबाउट इट. सो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ फिश इज इक्वल टू, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड डाइविंग डाउनवर्ड, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इट्स let's say 12 meter per second, and this is coming out, so surface is going down with 2 meter per second.
ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फिश इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड दैट इज -12 मीटर पर सेकेंड, सरफेस दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ ए पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। सो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो देखो सीधा सीधा इसमें क्या लिख देंगे, बेसिकली पोजीशन लिख दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। सो वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, तो ये क्या हो जाएगा, ये y2 - y1 सेम ही है, समझ में आ रही ना चीज़ें, और ये जो डिस्टेंस है वो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली वेलोसिटी, और आई कैन लाइक दिस वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ओके लेट मी गो इट फ्रॉम दिस वे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो पोजीशन लिख देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू y2 - y1 प्लस म्यू टाइम्स y3 - y2, ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, दिस इज dy2/dt माइनस dy1/dt, दिस होल प्लस म्यू टाइम्स dy3/dt माइनस dy2/dt, दिस क्लियर। अब देखो dy2/dt, ये कितना दे रखा है तुम्हें, dy2/dt -2, dy1/dt माइनस, मतलब ये क्वांटिटी +10 है तो ये +10, ये 4/3 और dy3/dt -12 और ये माइनस +2। इज दैट क्लियर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -12 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, -10, so it's -40/3 36, so that is coming out to -76 divided by 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो उसके लिए अपन फिर से पोजीशन लिखेंगे, या फिर आपको यहाँ पे ये पता है चीज़ें, ये है इसका डिफरेंशिएशन dy3/dt, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वांटिटी एक्चुअली फिर आपको ओनली मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि माइनस साइन हमने माइनस प्लस साइन को यहाँ एडजस्ट करके ये रिलेशन लिखा है। ठीक है ना। तो इस रिलेशन में अगर आप डायरेक्टली रखे हुए तो ये आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, जस्ट मैग्नीट्यूड, दिस इज 12 प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस दैट इज 2 प्लस दिस इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सरफेस दैट इज -2 माइनस दिस इज 10। ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेसिकली -10 एंड दिस विल बी प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 12, तो इट्स बेसिकली दिस इज कमिंग आउट टू बी -9। सो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज -19 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। ठीक है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ठीक है। तो ये भी बेसिकली यहाँ पे माइनस का मतलब है कि इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीजिंग होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें ये क्लियर हो जानी चाहिए वेलोसिटी वगैरह वाली। ओके, सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब क्या है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग सम थिकनेस एंड मेड ऑफ सम ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। उसको एक मीडियम में रखा जाता है एंड सम रे इज पास थ्रू इट, तो बेसिकली 2 times रिफ्रैक्शन विल बी टेकिंग प्लेस एट थ्रू दिस ग्लास स्लैब एट 2 surfaces। तो ये जैसे अगर यहाँ से रे पास कर रही है तो ये बिकॉज इट्स गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अगेन इट्स कमिंग बैक टू द सेम मीडियम। और जब रे पैरेलल सरफेसेस या पैरेलल मीडियम क्रॉस करते हुए सेम मीडियम में आती है, देन ऑलवेज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे फाइनली इमर्जेंट रे विल बी ऑलवेज पैरेलल। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट रे ये और फाइनली इमर्जेंट रे पैरेलल। एंड सिमिलरली हियर इंसिडेंट रे ऐसे है जो कुछ मीडियम एनकाउंटर करते हुए वापस इट्स ट्रैवलिंग कमिंग टू द सेम मीडियम, जो यहाँ था वो यहाँ पे, तो फिर से इंसिडेंट और finally emergent they are also parallel and similarly here also. So there are 3 possibilities here actually. तो एक तो सिचुएशन है लाइक ऐसे रे आ रही है और लाइक फाइनली ये यहाँ निकल जाती है, तो ये कुछ अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कुछ पैरेलली शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिस पैरेलल शिफ्ट को अपन लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना। सो हियर द शिफ्ट लैटरल इज इक्वल टू बेसिकली दिस इज t डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ r। ये सॉल्व करके अपने पास आता है साइन ऑफ i माइनस r एंड इसी को फॉर small angle I and R or we call normal incidence
इंसिडेंस, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज नॉर्मल इंसिडेंस के लिए शिफ्ट हो जाता है अपने पास टी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई आई 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू डी, एंड अगर म्यू आर 1 है, म्यू डी म्यू है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली योर लैटरल शिफ्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसको एक्सपेंड करके और वहाँ से सिंपल सा सीधा सीधा आ जाता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बेसिकली, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन आई एंड, तो यहाँ पे आई को क्या है, रेडियन में सब्स्टिट्यूट करना है। अनदर केस इज नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट में मतलब बेसिकली कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको आप इधर से देखते हो, इसको क्योंकि अभी तो आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है तो आपको समझ में भी आप आ रहा होगा, इमेजिन भी कर पा रहे हो कि ऐसी सिचुएशन हमें कहाँ एनकाउंटर करती है, मतलब कहाँ अपन ऐसी सिचुएशन देखते हैं। तो वो रहता है कि एक मिरर दे दिया जाता है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में लाइक फाइनल इमेज कहीं बन रही है, फिर आपको बोला जाता है कि ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया गया, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा ये चीज़ आपको समझना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से बेसिकली कनेक्ट करनी होती है। तो इस सिचुएशन में क्या रहता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, जैसे मैं इस सरफेस से बोलता हूँ या यहाँ से बोलूँ तो एक्चुअल डिस्टेंस ये है, लेकिन यहाँ पे जो रेज आ रही है उसको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पर रखा गया है, मतलब तो ये है अपरेंट बेसिकली। तो जो एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन जहाँ पे अपीयर हो रही है, दिस शिफ्ट वी कॉल नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज बिकॉज द शिफ्ट इज अलॉन्ग नॉर्मल टू दिस ग्लास स्लैब, इज इट, और ये जो ग्लास स्लैब का नॉर्मल है उसके अलॉन्ग शिफ्ट हो रहा है, तो इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली एस एन इज इक्वल टू, तो ये अपन लिखते हैं दिस इज डिपेंड्स ऑन थिकनेस, लेट्स से डी, और यहाँ पर भी अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू आर ले लेते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी डी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, ये हो जाता है बेसिकली नॉर्मल शिफ्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इफ लेट्स से म्यू आर इज इक्वल टू 1 एंड म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, तो उस सिचुएशन में अपन शिफ्ट नॉर्मल लिख लेते हैं, दिस इज टी थिकनेस 1 माइनस 1 बाई म्यू। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो कि रे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो उसको यहाँ से रे जो जाएगी वही उसको नजर आएगी, समझ में आ रही ना चीजें। तो जो शिफ्ट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो रहा है, इसी के लिए थोड़ा सा प्रूव करने के लिए मैंने एक और आपको चीज दी है। अनदर पॉइंट, ये सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब की है व्हेन दिस ग्लास स्लैब इज हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू द मीडियम। हाँ, अगर चीज़ें यहाँ पर उल्टी हो जाएंगी तो ये सिचुएशन भी बदल जाएगी बेसिकली, समझ में आ रही है चीज़ें। और यू कैन राइट सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, बट उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये म्यू आर विल बी लाइक ग्रेटर देन म्यू डी, तो वहाँ पे जो शिफ्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा, बेसिकली नेगेटिव है मतलब वो इधर शिफ्ट होने की बजाय उल्टा शिफ्ट होगा। तो ये जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ जब वो है जब ग्लास स्लैब को एक रेयर मीडियम में रखा जा रहा है, देन एट दैट टाइम शिफ्ट इज कमिंग आउट टू बी दिस, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होता है एंड यू माइट हैव ऑलरेडी सीन दैट, ठीक है ना। ऐसे ही एक और सिचुएशन है, यहाँ पे रहता है कि कभी कभी मान के चलो यहाँ से रेज आ रही है, तो वो अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो यहाँ पे मिलती ओ प्राइम पे, ठीक है ना, लेकिन मिल रही है ओ पे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, शिफ्ट मतलब लाइक इधर की बजाय उल्टी डायरेक्शन में, तो लेकिन इसको इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें तो जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट है, और फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी सिचुएशन अगर इसको म्यू डी ले लेते हैं, इसको म्यू आर ले लेते हैं, इसकी थिकनेस अगर हम टी लेते हैं, देन शिफ्ट हियर आल्सो सेम, दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डेंस है। So this is the shift actually, getting my point। तो यहाँ पे ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया, नॉर्मल शिफ्ट इज कमिंग आउट, तो दोनों ही केसेस में सेम शिफ्ट सेम रहता है। तो कभी कभी आपका ये ध्यान से रखने का कि जब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें वो रखा गया है उससे ज़्यादा है, उस सिचुएशन में जो शिफ्ट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है। अगर यहीं पे सिचुएशन बदल दी जाए, मान चलो ग्लास स्लैब को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज़्यादा है, तो शिफ्ट तो उतना यही रहेगा, फॉर्मूले से आ जाएगा बस, म्यू आर विल बी ग्रेटर देन म्यू डी एंड द शिफ्ट विल बी लाइक यहाँ पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बेसिकली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे एक तो ये सिचुएशंस हो जाती है लैटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये दोनों नॉर्मल शिफ्ट सेम ही है, बस में दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इधर से देख रहे हैं तो शिफ्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और यहाँ पे कभी कभी इंसिडेंट रे आती हैं, ना होती स्लैब तो यहाँ पे बनती, लेकिन इसकी वजह से शिफ्ट हो गया। तो अगेन यहाँ पर भी जो शिफ्ट है वो हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो रहा है, बट कब, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब के मीडियम से कम है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और सिचुएशन बन जाती है कि अगर बहुत सारे ग्लास स्लैब रख दी जाएं
ठीक है ना, पैरेलली स्टैक करके, उस सिचुएशन में जो टोटल शिफ्ट होगा वो कितना हो जाता है, ठीक है ना। सो व्हेन n slabs are placed, ठीक है ना, n स्लैब को पैरेलली रख दिया है, ये स्लैब, ठीक है। और मैं अभी इनको बेसिकली लेट्स से कई सारी स्लैब्स हैं, इसकी थिकनेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4 एंड सो ऑन, और लेट्स से μn और t1 t2 t3 tn, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ0 है। तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है तो ये टोटल जिसका जो शिफ्ट होगा ना, यहाँ से रेज जाएंगी तो इसका जो टोटल शिफ्ट एज टोटल नॉर्मल शिफ्ट विल बी गिवन बाई t1 1 माइनस μ0 बाई μ1 प्लस t2 1 माइनस μ0 बाई μ2 एंड सो ऑन tn 1 माइनस μ0 बाई μn। तो इसी को लिख सकते हो, टोटल नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू समेशन ti, दिस इज 1 माइनस μ0 बाई μi, i इक्वल टू 1 to n। सो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट कुछ इस स्लैब की वजह से हुआ, कुछ इस स्लैब की वजह से हुआ, और अगेन अगर μ0 को मैं बोलता हूँ लेस देन है इन सब μ1 μ2 μ3 से, तो उस सिचुएशन में ये शिफ्ट किधर होगा, इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब रे कहाँ से जा रही है, उसकी डायरेक्शन में, किधर जा रही है, बेसिकली उस डायरेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली द इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, नॉर्मल शिफ्ट और लैटरल शिफ्ट फार्मूला यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट, और बेसिक सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे इधर उधर शिफ्ट वगैरह, तो वो आसानी से मतलब इसका एप्लीकेशन आ जाता है कि मिरर वगैरह लेंस वगैरह उसमें रख दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ और होती है, इसके रखने की वजह से पोजीशन कुछ और बदल जाती है। अब वो कितनी बदलती है, कहाँ बदलती है, किस डायरेक्शन में बदलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट शुड बी क्लियर टू यू वंस यू आर रिमेंबरिंग दीज रिलेशंस इन दीज फार्मूलाज, एक्चुअली कि इनमें कौन सा इफेक्ट कैसे देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट थिंग्स कम्स इज योर क्रिटिकल एंगल, और एक स्पेशल केस इसी का हो जाता है कि अगर रे यहाँ पे क्या होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से शिफ्ट हो जा रही है। लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज दिस, देन आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है यहाँ पे, सो व्हेन ए रे ट्रेवल फ्रॉम दिस इज लेट्स से डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम, तो अगर एक रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करे उस टाइम पे अपन को क्या मालूम है, लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहाँ पे क्या होगा, इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। नाउ इफ आई एम इंक्रीजिंग दिस आई, अगर इसको आई को और थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा, नॉर्मल ये और ज़्यादा है। There exists one angle of incidence at which the ray actually passes along the interface. This angle of incidence I is called critical angle. So critical angle क्या है, angle of incidence in denser medium for which theta r is equal to 90 degree, ठीक है ना। तो दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ आ रही चीज़ें, क्रिटिकल एंगल क्योंकि यहाँ का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस म्यू डी डेंसर है, यहाँ का म्यू रेयर है, तो अपन क्या लगता है, फॉर क्रिटिकल एंगल आई कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू डी साइन ऑफ थीटा और आई सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस इम्प्लाइज आई सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। दिस इज क्रिटिकल एंगल। और अब अगर क्या होता है, नेक्स्ट कम्स इज PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle, then ray reflect back to the denser medium like this. This is theta I, this is theta R. So for theta I greater than I will write, let's say I critical, then rays reflect back to denser medium. This phenomena is called total internal reflection. This is called TIR, that is termed as total internal reflection. इसके काफ़ी लाइक एप्लीकेशन है कि कभी कभी आपने देखा होगा जो गर्मियों में है ना, अगर आप लाइक लेट्स सपोज बस या ट्रक में मतलब कुछ बैठे होते हैं तो मतलब आपको काफ़ी दूर
मतलब when you are traveling actually that at far distance away on the road you feel like there is some water splattered over there actually. That's because जो सन रेज आती हैं वो because of variable refractive index, जो यहाँ पे नीचे क्या होता है ग्राउंड सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली हमें दूर काफ़ी रोड पे दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी फैला हुआ है, तो वो जो रीज़न है दिस इज कॉल्ड मिराज एक्चुअली, दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और वन ऑफ द अनदर एग्जांपल फॉर दिस इज रेगिस्तान में अगर हम जाते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है रेत जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है, तो डे टाइम में क्या होता है रेत गर्म हो जाती है तो उसके नियर बाई जो सरफेस होता है वहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है, तो जो सनरेज आती हैं बेसिकली किसी पेड़ से या कहीं से तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं, तो इट अपीयर लाइक एक्चुअली कि वहाँ पे जो अगर सामने कोई बड़ा ट्री है तो उसकी इमेज नीचे ग्राउंड में बनती है बेसिकली, दैट्स बिकॉज ऑफ TIR. in there also it feels like there is actually water body pond something there. तो ये सब एग्जाम्पल हैं बेसिकली जिनको अपन मिराज बोलते हैं. those reasons, those explanations, those phenomena are can be understood, can be explained with the help of this phenomena that is called TIR. And one more that is like latest application or one of the most important application of TIR is the ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल अभी इंटरनेट चल रहा है पूरा, तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स आर लेड डाउन एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया आल्सो. ऑप्टिकल फाइबर भी एग्जैक्टली TIR फेनोमेना पे काम करते हैं. इसका एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस नहीं का कुछ होता है, जो सिग्नल है उसको हम एक लाइट सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दे आर सेंड थ्रू द ऑप्टिकल आई मीन लाइक सम फाइबर विच आर ट्रांसपेरेंट एक्चुअली विच कैन कैरी द बेसिकली रे सिग्नल और लाइट सिग्नल. तो वहाँ पे स्पीड क्या होती है ऑलमोस्ट दैट्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो काफ़ी फास्ट ट्रेवल करते हैं एंड लॉस इज आल्सो देयर लाइक वेरी लेस. तो दैट इज द एडवांटेज. तो ऑप्टिकल फाइबर वन ऑफ द एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है TIR का, ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ TIR. तो यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली, एक जैसे ये एक जो ये ऑप्टिकल फाइबर में जो फाइबर होते हैं दे आर वेरी थिन, लाइक देयर डायमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर हेयर डायमीटर एक्चुअली, तो बहुत थिन होते हैं, बट उनके थ्रू लाइट सिग्नल को हम ट्रैवल कराते हैं या पास कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल. तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस तरह का रहता है बेसिकली, दिस इज हाईली एक्सैजरेटेड एंड जूम्ड व्यू ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर. तो यहाँ पे एक ये है अपने पास मीडियम, ठीक है, एंड लेट्स से हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 एंड ये बाहर एक कोटिंग रहती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है. इसमें जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये है कि कितने व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ incidence Imax for which there is like ray is able to travel through this path. क्योंकि इस सिचुएशन में अगर इस सरफेस पे TIR नहीं हुआ तो रे क्या होगी, जो सिग्नल है वो इधर पास कर जाएगा एंड दैट विल नॉट बी प्रोपेगेटिंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रे मस्ट बी आई मीन TIR मस्ट बी हैपनिंग एट दिस सरफेस, ठीक है ना, और दिस सरफेस आल्सो. तो उसके लिए देखो क्या रहेगा कि कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगा, ये नॉर्मल है तो इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड हियर एंड देन इट विल गो लाइक दिस. तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ लेट्स से दिस इज θ1, दिस इज θ2, तो हम एग्जैक्टली रिलेशन भी बता सकते हैं. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज μ1 एंड जो आउटर कोटिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं. तो पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2. ठीक है, इस सरफेस में मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो व्हाट आई विल राइट, मिनिमम कंडीशन दैट μ1 साइन θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90 डिग्री. ये मिनिमम है, इक्वल 90 डिग्री इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, उस पर जो कि ट्रेवल नहीं करेगा. दिस मस्ट बी इवन ग्रेटर देन दिस. तो यहाँ से अपने पास आ जाता है साइन θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 बाई μ1. ठीक है, और θ2 यहाँ से क्या लिख सकते हैं 90 माइनस θ1, तो ये क्या आ जाएगा साइन θ2 विल बी इक्वल टू कॉस θ1. तो दिस इम्प्लाइज cos θ1 must be greater than equal to μ2 by μ1, और cos θ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1. दिस इम्प्लाइज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 बाई μ1. उसको दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो ये बेसिकली देखो यहाँ से सीधा गायब हो जाता है. एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू. और स्नेल्स लॉ अगर इस पॉइंट पे मैं लगाता हूँ देन आई विल बी गेटिंग बेसिकली म्यू दैट इज एयर. इसको अगर हम एयर ले लेते हैं लेट से, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ1 इंटू साइन θ1. तो यहाँ से अपने पास आ जाता है साइन θ1 इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई डिवाइडेड बाई μ1. तो ये वैल्यू अपन बेसिकली साइन θ1 की यहाँ पर रख देते हैं, इसको अपन सॉल्व कर देते हैं. तो वहाँ से अपने पास
मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है फॉर विच द रे और सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो ये अपने पास कंडीशन और यहाँ पे रख देते हैं। दिस इज 1 माइनस दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और रीअरेंज करके तो ये अपने पास आ जाता है साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 1 माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर आई मस्ट बी यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू दिस इज म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर एंड आई साइन आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर एंड आई मैक्स इज इक्वल टू sin inverse of root over mu 1 square minus mu 2 square. So this can be the maximum angle of incidence for which the signal will be transmitted through this optical fiber cable, and this is all about your TIR। इसमें और भी चीज़ें कुछ आ जाती हैं and that is basically circle of illumination वगैरह। ये let me explain you that part also। So I hope it should be clear the critical angle क्या है, TIR phenomena क्या है और उसका one of the application is optical fiber क्या है, कैसे चीज़ें, कितना एंगल। So this is all about basically your this critical angle and TIR phenomena। Okay, so one more actually this is sort of like a topic, small topic। कभी कभी इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि तालाब है एक, लाइक स्विमिंग पूल वगैरह या फिर कहीं होटल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या रहता है, लेट्स से सम पॉन्ड इज देयर, सम वाटर बॉडी इज देयर एंड वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h। दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर। यहाँ पे अगर नीचे बॉटम पे कुछ लेट्स से बल्ब वगैरह या कुछ मतलब कोई भी लाइट सोर्स अगर ऐड कर देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लाइट ऊपर जाती है। लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, लाइक बिकॉज इट्स ट्रेवलिंग टू द एयर दैट इज बेसिकली रेयर मीडियम, तो इट विल लाइक डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट विल बी एक पार्टिकुलर एंगल होगा डिस्टेंस पे, वहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, सो दैट लाइट विल बी ट्रेवलिंग अलॉन्ग द सरफेस। और इसके बाद अगर लाइट यहाँ पे पहुँचती है तो वो वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गए। तो मतलब इस पॉइंट के बाद इधर कोई लाइट पास नहीं करेगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक ऊपर सर्कल बन जाएगा इस तरह का, जहाँ से लाइट आती हुई अपीयर होगी और बाकी पार्ट डार्क होगा। सो दिस इज कॉल्ड योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है ना। तो इसका रेडियस और इसका एरिया बेसिकली आपको निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। तो देखो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। डैन से ये आ गया अपने पास। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिकली टेन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये रेडियस लेट से इसकी आर हो जाती है और हाइट h है तो आई कैन राइट दिस इज आर डिवाइड बाई एच। दिस इम्प्लाइज आर रेडियस इज कमिंग आउट टू बी h मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा सी। अगर साइन थीटा सी की वैल्यू ये है तो टेन थीटा सी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज this is h multiplied by tan theta c, this is mu r divided by this is a perpendicular by hypotenuse, perpendicular by base will be equal to root over mu d square minus mu r square। तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आ जाती है h टाइम्स mu r डिवाइडेड बाय रूट ओवर mu denser square minus mu rare square। this is an area of circle of illumination, it comes out to be mu r times h divided by pi into this square, radius square, so pi into that will be equal to pi into mu r square h square divided by this is mu d square minus mu r square। this is the area of circle of illumination। So that's all for this lecture. Let's continue from here onward in the next class. Thank you।